Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and in today's video we'll discuss the concept of nervous shock. To begin with, बहुत बार जनरली व्हाट हैपेंस इज कि जब भी एक इंसान को इंजरी होती है दैट इज बाय वे ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इम्पैक्ट. इट मीन्स somebody might have hit you with a stick or somebody might have used pistol or gun against you. As a result of that direct contact, as a result of that physical impact by the defendant, plaintiff sustains injury. But नर्वस शॉक इज अ कॉन्सेप्ट विच इज क्वाइट डिफरेंट. इसमें क्या होता है कि एक इंसान को इंजरी तो होती है, plaintiff party or the aggrieved party definitely sustains injury, but that injury is not by way of direct physical impact. It is not by way of direct contact with the defendant. It is sustained by way of nervous shock through what this person as a plaintiff has seen or heard. It means जब एक इंसान को इंजरी होती है but it is by way of nervous shock through what he has seen or heard. उसने कुछ ऐसा देख लिया या ऐसा सुन लिया that he has sustained nervous shock, and as a result of that shock that person might die or he might sustain injury. वो बीमार भी हो सकता है, he might die also. इस इंजरी को हम बोलते हैं nervous shock, and nervous shock as a concept provides you relief against this kind of injury also. इसमें क्या होता है कि कोई भी physical force use नहीं होता. Physical force may or may not be used against this plaintiff by the defendant. यानी कि nobody has touched you, nobody has used force against you, despite that you have sustained injury. इसी concept को हम nervous shock बोलते हैं. But point important ये है कि ये जो नर्वस शॉक कॉन्सेप्ट है इट इज कंपैरेटिवली ऑफ अ रीसेंट ओरिजिन. इसका रीजन क्या है कि 1888 तक इनफैक्ट एक केस लॉ हुआ था विच इज विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर वर्सेस कूल्टस. इस केस लॉ का जो वर्डिक्ट आया उसमें जुडिशरी ने रिजेक्ट कर दिया इस कॉन्सेप्ट को ऑफ नर्वस शॉक. ज्यूरी का कहना था कि जब तक एक इंसान को इंजरी नहीं होगी बाय वे ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इम्पैक्ट उस इंजरी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे फोर्स नहीं यूज हुआ अगेंस्ट द प्लेंटिफ देन दिस पर्सन हैज नो कॉज ऑफ एक्शन. नर्वस शॉक को रिजेक्ट कर दिया गया, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं किया गया 1888 तक. बट इस केस लॉ का वर्डिक्ट जब आया उसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इस पॉइंट का. लोगों ने कहा कि ज्यूरी के कहने का ये मतलब है कि जब तक एक इंसान को बॉडीली इंजरीज सस्टेन नहीं होती, जब तक उसको जो बाहर से बॉडीली इंजरीज, ठीक है, फिजिकल इंजरीज सस्टेन नहीं होती, तब तक दैट पर्सन हैज नो कॉज ऑफ एक्शन. इट मींस इट इज वेरी क्वाइट इट इज क्वाइट हार्श एंड क्रूअल ऑफ रूल जो ज्यूरी कहना चाहती है. इंजरी इन एनी वे सस्टेन हो, इंजरी इज इंजरी इन इटसेल्फ, इज इट, चाहे वो बाय वे ऑफ नर्वस शॉक हो. तो इसको जब इतना क्रिटिसाइज किया तो 1888 के बाद से जितने भी केस लॉज आए अगर वो नर्वस शॉक से रिलेटेड थे तो इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया. ऐसा ही एक केस लॉ 1897 में हुआ. इस केस लॉ का नेम था विल्किंसन वर्सेस डाउनटन. इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि देयर वाज अ लेडी, एक लेडी के साथ एक इंसान ने एक जोक क्रैक किया और उस इंसान ने कहा इस लेडी को दैट योर हस्बैंड हैज मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सीडेंट ही हैज लॉस्ट बोथ ऑफ हिज लेग्स. Now it is by way of practical joke कि उसने इस लेडी को कहा but this lady has sustained nervous shock and she got sick, बहुत बीमार हो गई. अब ज्यूरी ने रिकॉग्नाइज किया नर्वस शॉक के कॉन्सेप्ट को इस केस लॉ में 1897 में और उन्होंने कहा कि वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट. दैट इज वाई दिस लेडी इज एबल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन एज एन एग्रीव्ड पार्टी. इट मीन्स ये केस लॉ हमें ये समझाता है कि नर्वस शॉक के कॉन्सेप्ट को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया. इट इज कंपैरेटिवली ऑफ अ रीसेंट ओरिजिन, पहले इसकी रिकॉग्निशन नहीं थी लॉ में बट स्लोली एंड स्टेडीली ज्यूरी ने इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे सिर्फ एक नर्वस शॉक था, उस लेडी को लगा, नो फोर्स वाज यूज्ड अगेंस्ट हर, कोई भी फिजिकल फोर्स, बॉडीली इंजरीज, फिजिकल इंजरीज एक्सटर्नली नहीं हुई थी उन्हें. डिस्पाइट दैट फैक्ट शी वाज एबल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट और द रॉन्ग डूअर पार्टी. बट इस केस के बाद थोड़े बहुत और केस लॉज हुए और एक जस्टिस ने बहुत ही अजीब सी लाइन को दे दिया. बट वो जो लाइन थी या वो जो पॉइंट था वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं हुआ, उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली और उसके बाद के जो केस लॉज थे वहां पे उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दैट लाइन हैज कंसिडरेबली लिमिटेड द स्कोप ऑफ नर्वस शॉक. वो लाइन क्या थी जो एक जस्टिस ने दी थी व्हाइल ही वाज गिविंग द वर्डिक्ट ऑफ अ सर्टेन केस. वो लाइन थी दैट अगर कोई इंसान चाहता है नर्वस शॉक के लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम करना देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट शॉक मस्ट हैव अराइजन आउट ऑफ रीजनेबल फियर ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंजरी टू वन सेल्फ. अब इस पॉइंट को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस लाइन. इस लाइन का बेसिकली या फिर उन जस्टिस का ये कहना है कि फॉर एग्जांपल एक्स इज अ पर्सन,
जिसके नेग्लिजेंट एक्ट के कारण, सिंस वी आर रीडिंग, हम नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं कि एक्स ने कोई टॉर्शियस एक्ट किया एंड दैट टॉर्शियस एक्ट इज नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। एक्स की नेग्लिजेंस के कारण अगर ए को कोई भी नर्वस शॉक सस्टेन होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट नर्वस शॉक, अगर ए को इंजरी होती है बाय वे ऑफ नर्वस शॉक ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्स, since this person has sustained injury as a result of this negligent act, ए को इंजरी जो हुई उसका डायरेक्ट और इमीडिएट कॉज क्या है, एक्स का रॉन्गफुल कंडक्ट, इमीडिएट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ए को इंजरी होती है, नर्वस शॉक होता है ड्यू टू द डायरेक्ट, ठीक है, मतलब एक्स के रॉन्गफुल कंडक्ट के कारण अगर ए को इंजरी होती है, उसका डायरेक्ट प्रोक्सिमेट कॉज एक्स का नेग्लिजेंट एक्ट है, तो ए विल सक्सीड इन हिज एक्शन फॉर नर्वस शॉक अगेंस्ट दिस पर्सन एक्स। मोरओवर ए को पर्सनल इंजरी हुई, मतलब एक्स के नेग्लिजेंट एक्ट के कारण, एक तो वो जो इसका नेग्लिजेंट एक्ट है एक्स का, दैट इज द डायरेक्ट कॉज of A's injury sustained by A. Moreover, A has sustained that injury in person, which means A को direct injury हुई है, personal injury हुई है, तो A will definitely succeed in his action for nervous shock against X. But if on the other hand, X के negligent act के कारण B is somebody who is within the scope of direct physical injury to himself, यानी कि X के negligent act के कारण किसी भी इंसान के negligent act के कारण किसी और इंसान को इंजरी होगी, and that is for sure, तभी डिफेंडेंट और प्लेंटिव पार्टीज इमर्ज होंगी। अब अगर एक्स के नेग्लिजेंट एक्ट के कारण बी को कोई इंजरी होती है, यानी कि बी इज समबडी हु इज विद इन द स्कोप ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इंजरी टू हिमसेल्फ ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ दिस पर्सन एक्स, बट अगर इस चीज को देखते हुए ए इज समबडी, थर्ड पर्सन है ए, जिसको ये पूरा सीन देखते हुए या सुनते हुए नर्वस शॉक सस्टेन होता है, इट मीन्स ही इज नॉट समबडी जिसको पर्सनल इंजरी हुई। Are you getting it? पर्सनल इंजरी पिछले केस में ए को हुई थी, बट यहाँ पे बी इज somebody who is within that area, who is within that sphere of direct physical injury to himself. ए तो दूर खड़ा है, बट ए ने ये देख लिया या सुन लिया and A has sustained nervous shock. तो यहाँ पे इस लाइन का कहना है, जस्टिस का कहना है उस टाइम पे कि A will not succeed in his action for nervous shock, क्योंकि ए इज नॉट समबडी जिसको फिजिकल इंजरी हुई, जिसको पर्सनल इंजरी हुई। ठीक है, तो इस लाइन को अगर आप रीड करते हैं, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट इफ यू हैव अंडरस्टूड दीज एग्जांपल्स। उन्होंने कहा कि एक इंसान नर्वस शॉक के लिए तभी एक्शन अराइज कर सकता है अगर उसको रीजनेबल फियर हुआ ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंजरी टू वनसेल्फ। इमीडिएट मीन्स इट शुड बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस रॉन्गफुल कंडक्ट। बाकी इफ यू वांट टू स्टडी दिस पॉइंट इन डेप्थ, तो आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेज चैप्टर को देखना होगा, दैट चैप्टर इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इमीडिएट का मतलब होता है कि एक्स का रॉन्गफुल कंडक्ट शुड नॉट बी अ रिमोट कॉज ऑफ इंजरी सस्टेन्ड बाय दिस पर्सन, इट शुड बी अ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट मतलब बिल्कुल नियर एंड डियर होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट पर्सनल इंजरी टू वनसेल्फ, पर्सनल इंजरी मीन्स ए को अगर पर्सनल इंजरी हुई देन ए विल सक्सीड इन हिज एक्शन फॉर नर्वस और शॉक अगेंस्ट एक्स। बट अगर वो पर्सनल इंजरी नहीं है, जैसे कि हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा, तो वहां पे ए विल नॉट सक्सीड इन हिज एक्शन। बट अगर हम इस चीज को देखें तो इस लाइन ने नर्वस शॉक के कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक लिमिट कर दिया। इट मीन्स जिस इंसान को पर्सनल इंजरी होगी सिर्फ वही इंसान केस फाइल कर सकता है। तो सब्सिक्वेंट केस लॉज हुए और इस चीज को भी, इस बेसिकली वर्डिक्ट था एक केस लॉ का, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनाई गई बिकॉज इसने लिमिट किया नर्वस शॉक के कॉन्सेप्ट को। तो एक केस लॉ हुआ था 1925 में, विच इज हैम्ब्रुक वर्सेस स्टॉक्स ब्रॉस। इस केस लॉ के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि देयर वाज अ मदर, दैट मदर वाज स्टैंडिंग बाय द स्ट्रीट, वो एक रोड पे खड़ी है और वो जो स्ट्रीट है वो बहुत ही नैरो और स्टीप है, नीचे को जा रही है और बिल्कुल रोड के नीचे उसके बच्चे खड़े हैं। बट देयर वाज अ लॉरी, एक ऐसा साइट है वहां पे, देयर इज अ लॉरी, वो बहुत ही तेजी से विद अ वेरी हाई स्पीड नीचे को जा रही है एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो बच्चे हैं ऑफ दैट मदर, दे आर गोइंग टू सस्टेन इंजरी। अब इस पॉइंट को हम सेकेंड एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। एक्स यहाँ पे कौन है, वो डिफेंडेंट, ठीक है, जिसने लॉरी को छोड़ दिया, मे बी उसने खुद छोड़ा या उसके सर्वेंट ने उस लॉरी को वहां पे छोड़ दिया नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंट एक्ट हुआ एक्स के पार्ट पे। बी यहाँ पे कौन हुआ, चिल्ड्रन, बिकॉज दोज चिल्ड्रन आर विद इन द परव्यू ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इंजरी टू देमसेल्व्स। बट इनको देखते हुए सम थर्ड पर्सन यानी कि उनकी मदर, शी सस्टेन्ड नर्वस शॉक, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया या कुछ ऐसा सुन लिया जिस कारण शी सस्टेन्ड नर्वस शॉक। तो सेकेंड एग्जाम्पल से रिलेट कर गए। अगर हम
अब ये वाली लाइन को देखें तो यहाँ पे दैट मदर विल फेल इन हिज एक्शन फॉर नर्वस शॉक बिकॉज शी इज नॉट समबडी हु इज विद इन द पर्व्यू ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इंजरी टू हरसेल्फ। बट जब जूरी ने इसका वर्डिक्ट निकाला तो उन्होंने कहा कि वी आर रिजेक्टिंग इट, और यहाँ पे दैट मदर इज एबल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। इट मीन्स दो इस केस लॉ में दैट मदर डाइड, उनकी नर्वस शॉक के कारण डेथ हो गई थी, बट जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस डिसीज्ड के, दे वर हेल्ड एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। रीजन क्या था? ज्यूरी ने कहा कि वी आर रिजेक्टिंग दिस कॉन्सेप्ट, वी आर रिजेक्टिंग दिस लाइन, वी आर रिजेक्टिंग दिस स्टेटमेंट। और हम ये कहेंगे कि अ पर्सन कैन डेफिनेटली सक्सीड इन हिज एक्शन फॉर नर्वस शॉक इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट विद इन द पर्व्यू ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इंजरी टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आर यू गेटिंग इट? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब वो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हो या ना हो, उस एरिया में हो या ना हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर उसको नर्वस शॉक सस्टेन हुआ, दैट इज समथिंग विच मस्ट बी फोर्सिनेबल। अब एक हम और केस लॉ करते हैं। ये सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई एम explaining each and every line with the help of a case law so as to make you understand properly. अब एक और केस लॉ आता है 1943 में। इस केस लॉ का नाम है बॉहिल वर्सेस यंग। इस केस लॉ के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि देयर वाज अ गर्ल, शी वाज गेटिंग डाउन ऑफ अ ट्रैम कार। वो एक ट्रैम कार से उतर रही थी और 50 फीट दूरी तक देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक मोटरसाइकिलिस्ट का एक्सीडेंट हुआ। बट उसका जो व्यू था वो बहुत ऑक्यूपाइड था, शी वाज अनेबल टू सी दी एक्सीडेंट साइट, उसने नहीं देखी क्योंकि ट्रैम कार भी खड़ी थी और बहुत क्राउडेड प्लेस थी जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। तो शी वाज अनेबल टू सी एनीथिंग। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद वो एक्सीडेंट साइट पे पहुंचती हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा? दी ब्लड ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड, क्योंकि उस टाइम के बीच में दैट बॉडी वाज रिमूव्ड फ्रॉम देयर, हर एक चीज जो है वो खाली हो चुकी थी, बट सिर्फ और सिर्फ ब्लड के ड्रॉपलेट्स थे। नाउ दैट लेडी शी सस्टेन्ड नर्वस शॉक। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि क्या वो लेडी विल सक्सीड इन हिज एक्शन फॉर नर्वस शॉक अगेंस्ट द डिसीज्ड? उसकी मतलब क्या वो ये कह सकती है कि डिसीज्ड के कारण, यानी कि डिसीज तो वो मर चुका है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या वो कॉम्पेंसेशन देंगे इस लेडी को हु हैज सस्टेन्ड नर्वस शॉक? ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि जिस इंसान को नर्वस शॉक सस्टेन हुआ कि वो इंसान फिजिकल इंजरी के स्कोप में होना चाहिए। जैसे हमने पिछले केस में देखा, चाहे वो उस फिजिकल इंजरी के एरिया में नहीं है, अगर वो उस पर्व्यू में नहीं भी है, फिर भी दैट इंसान विल बी एबल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। बट इट इज एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंजरी टू द प्लेंटिफ मस्ट बी फोर्सिनेबल, वो एंटिसिपेटरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वो चीज एंटिसिपेटरी ही नहीं है तो जो डिफेंडेंट है, अब एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपने मेरा नेग्लिजेंस चैप्टर देखा हो, एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देख लेना, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट रेलेवेंट टू नेग्लिजेंस ओनली। तो हमने क्या देखा था कि नेग्लिजेंस का पहला एसेंशियल ये कहता है कि डिफेंडेंट ओ अ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। अब यहाँ पे डिफेंडेंट की ड्यूटी तो है टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, बट वो ड्यूटी सिर्फ तब सस्टेन होगी जब रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी होगी। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपर्ली उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि डिफेंडेंट की ड्यूटी है या नहीं टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, ये असर्टन करती है ज्यूरी बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। अब यहाँ पे अगर वो चीज रीजनेबली फोर्सिनेबल है, एंटिसिपेटरी है, तब तो डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती है। बट अगर वो चीज एंटिसिपेटरी नहीं होगी, देन डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल एड इन्फिनिटम, उसकी फिर लायबिलिटी नहीं बनेगी। इट मीन्स यहाँ पे ये चीज एंटिसिपेटरी नहीं थी, फोर्सिनेबल नहीं थी। क्योंकि ये चीज एंटिसिपेटरी नहीं थी, इट मीन्स डिफेंडेंट ओ नो लीगल ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। अगर उसकी लीगल ड्यूटी नहीं बनती थी, इट मीन्स ही वाज नॉट नेग्लिजेंट इन टेकिंग केयर, उसके पार्ट पे कोई भी रॉन्गफुल कंडक्ट नहीं था। सो इस लास्ट पॉइंट को अगर आप समझना बहुत इन डेप्थ चाहते हो, डू वॉच दैट वीडियो ऑन नेग्लिजेंस, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा। पॉइंट बेसिकली इतना है कि इंजरी टू द प्लेंटिफ मस्ट बी समथिंग विच इज एंटिसिपेटरी, इट मस्ट बी फोर्सिनेबल। ठीक है, अगर वो एंटिसिपेटरी है तब डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनेगी। इफ इट इज नॉट एंटिसिपेटरी देन डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल एड इन्फिनिटम, फिर उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है टू अ लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस लॉ में उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट इज नॉट लायबल टू दैट लेडी, उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है उस लेडी के टुवर्ड्स बिकॉज वो एंटिसिपेटरी नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन उनका नर्वस शॉक, शी सस्टेन्ड नर्वस शॉक ऑल ऑफ अ सडन एंड इट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट एंटिसिपेटरी। सिंस इट इज नॉट एंटिसिपेटरी, डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनती है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा था। थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।